हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कुर्की के बारे में और जो अपनी उद्घोषणा होती है उसके बारे में। ये चैप्टर लेंगे हम सेक्शन 82 से लेकर के 86 तक के 86 तक करेंगे। 5-6 सेक्शन है, लेकिन ये थोड़ी सी बड़ी सी सेक्शन है। वैसे हम किताब खोलते हैं तो देखते ही ऐसे माथा खराब सा हो जाता है कि यार ये क्या क्या लिख रखा है। हालांकि लेकिन ऐसे इसमें कुछ नई बात कुछ नहीं है, एक प्रक्रिया के तहत ही है। सारा सिस्टम एक रूटीन में बनाया हुआ है। वैसे देखें तो सबसे पहले जैसे कि हमने पढ़ा था कि बिना वारंट गिरफ्तारी आ गई, उसके बाद सम्मन की प्रोसीजर बताया कि सम्मन, फिर सम्मन भाई नहीं मान रहा है तो सम्मन नहीं माना तो उसके बाद न्यायालय ने वारंट निकाला। अब भाई वारंट की भी वैल्यू अगर कोई नहीं दे रहा है तो उसके बाद ये कुर्की आएगी। उसके बाद भी कई अलग अलग प्रक्रिया, ये एक चैन के अंदर चल रही है, तो इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं माननी चाहिए। हम लेते हैं सेक्शन 82 को। सेक्शन 82 कहती है कि फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा। मतलब इसमें क्या है, कोई व्यक्ति जो फरार है उसके लिए न्यायालय क्या है, नोटिफिकेशन या उद्घोषणा जारी करता है। सर इसमें बात क्या है, पहला पॉइंट इसका कहता है जो कोई न्यायालय जिसने कि किसी व्यक्ति का गिरफ्तारी वारंट जारी कर रखा है और उसे विश्वास करने का कारण हो जाता है या कोई और वजह उसे सूचना मिलती है कि जो व्यक्ति जिस व्यक्ति का उसने वारंट जारी कर रखा है वो व्यक्ति अपने आप को छुपा रहा है या फिर फरार हो गया है, ऐसी सूचना न्यायालय को मिलती है, तो वो न्यायालय क्या है, इसकी उस फरार व्यक्ति की क्या है, उद्घोषणा जारी कर सकता है। और उद्घोषणा जारी करने के बाद एक निश्चित तारीख और एक टाइम देगा, जगह निश्चित करेगा कि उस जगह पे वो व्यक्ति उस टाइम पेश होगा, ये उद्घोषणा जारी करवा सकता है। लेकिन वो जो समय दिया जाएगा उस व्यक्ति को कि किस तारीख को और किस कोर्ट में पेश होना है, वो 30 दिन से कम का टाइम नहीं होगा। जिस दिन उद्घोषणा की जा रही है उससे 30 दिन से कम का टाइम नहीं होगा, 30 दिन से अधिक का टाइम देगा न्यायालय। ये कहता है इसका पहला पॉइंट, मतलब न्यायालय उद्घोषणा करवाएगा। अब दूसरा पॉइंट ये कहता है कि उद्घोषणा किस प्रकार की जानी है, उद्घोषणा का प्रोसीजर क्या है। तो सिंपल सा प्रोसीजर है। पहला प्रोसीजर है कि मतलब जहां पे वो व्यक्ति निवास कर रहा है उद्घोषणा वहीं की जाएगी जहां वो व्यक्ति निवास कर रहा है। अगर वो वहां निवास ही नहीं करता तो वहां तो उद्घोषणा का कोई औचित्य नहीं है। मतलब जहां भी जिस नगर में वो निवास करता है उस पे मतलब अच्छे से दिखाई देने वाली कोई ऐसी जगह पे वहां पे वो जो सूचना है वो सार्वजनिक तौर पे पड़ी जाएगी। इसका पहला पॉइंट ये कहता है। दूसरा पॉइंट कहता है उस नगर में या फिर उस स्थान पे जहां वो व्यक्ति रहता है सही से दिखाई देने वाली जगह पे एक कॉपी क्या है, चस्पा कर दी जाएगी, ये कहता है दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, उसकी एक कॉपी क्या है, जिस न्यायालय ने ये उद्घोषणा जारी की है उसके भी किसी नोटिस बोर्ड पे अच्छे से दिखाई देने वाली जगह पे वहां पे भी एक कॉपी लगा दी जाएगी। चौथा पॉइंट कहता है अगर न्यायालय चाहे, अगर न्यायालय को लगा हो कि उचित हो तो न्यायालय क्या है, उस एरिया के लोकल अखबार में उसकी एक कॉपी उसमें भी प्रकाशित करवा सकता है। ये हो गई उद्घोषणा की प्रक्रिया की किस प्रकार उद्घोषणा की जानी है। अब इसका तीसरा पॉइंट ये कहता है कि जिस कोर्ट ने इसकी उद्घोषणा की है उसका लिखित में दिया गया कथन कि उसने उपधारा 2 के तहत ये उद्घोषणा कर दी गई है, इस बात का निश्चायक सबूत माना जाएगा कि उद्घोषणा हो गई है। अब निश्चायक सबूत के बारे में हमें भी हम एविडेंस एक्ट में पढ़ेंगे कि निश्चायक सबूत क्या है। मतलब कोई चीज उसको मतलब निश्चय तक पहुंच जाए कि अगर ऐसा है तो ये काम ऐसा ही हुआ होगा। तो ये कहती है अपनी सेक्शन 82। अब लेते हैं सेक्शन 83 को। ये 82 का चौथा पॉइंट और पांचवा पॉइंट रह गया था तो इसे करते हैं। इसका चौथा पॉइंट कहता है कि जब उपधारा 1 में की गई उद्घोषणा, उपधारा 1 में जो न्यायालय ने उद्घोषणा की थी वो अगर आईपीसी की सेक्शन, ये हमने जो सेक्शन लिखी हुई है 302 मर्डर, 304 कर्तव्य होमिसाइड, 364 हत्या के लिए किसी का वो अपहरण व्यापरण, 367 दास्ताव वाला विषय आ गया, 382 चोरी वाला मैटर आ गया, 92 से लेकर 400 तक लूट डकैती का मैटर हो गया, 402 ये भी लूट डकैती से हो गया, 436 है विस्फोटक से किसी प्रकार की रिश्ती करता है, 459 है मृत्यु के लिए गृह अत्याचार वगैरह करेगा, 459 रात्रि गृह भेदन, दिन भेदन, इनके संबंध में कोई चोट वोट मारता है। तो ये अगर सेक्शन आईपीसी का मैटर अगर उसमें है तो अगर उसके बाद भी वो घोषणा की गई है वो व्यक्ति हाजिर नहीं आता है तो उसको क्या है, कोर्ट क्या है यहाँ पे पीओ डिक्लेयर कर सकती है। ये इसका चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट कहता है कि सेक्शन 2 और 3 जो उपधारा है उसके उपबंध इस पे लागू होंगे, तो कोई विशेष बात नहीं है। अब लेते हैं सेक्शन 83 को। सेक्शन 83 क्या कहती है कि फरार व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की। अब पहले तो सम्मन जारी किया था
सम्मन पे नहीं आया तो उसका प्रोसीजर में कोर्ट ने वारंट जारी कर दिया, वारंट पे अरेस्ट नहीं हुआ, उसके बाद उसकी उद्घोषणा भी कर दी, वहां भी नहीं आया, तो अब हथियार क्या अपनाता है न्यायालय, फिर क्या है, उस व्यक्ति की संपत्ति को कुर्क करता है ताकि उस व्यक्ति की हाजिरी सुनिश्चित की जा सके। तो इसके अंदर सेक्शन 83 में क्या बताया गया है कि जो व्यक्ति की उद्घोषणा सेक्शन 82 के अनुसार कर दी गई है, उसके बाद न्यायालय कारण उल्लेखित करेगा। लिखित में इसका पहला पॉइंट है कि न्यायालय कारण सहित उल्लेख करने के बाद उसकी जो संपत्ति है, उस व्यक्ति की संपत्ति, चाहे वो चल संपत्ति है चाहे अचल संपत्ति है, किसी भी प्रकार की उस व्यक्ति की जो संपत्ति है, उस संपत्ति को कुर्क करने का न्यायालय आदेश दे सकता है। इसका पहला पॉइंट में। और एक दूसरी बात इसमें यह भी बताता है कि अगर न्यायालय को ऐसा लगता है कि वो जो व्यक्ति जिसकी ये सेक्शन 82 के अंदर उद्घोषणा की जा रही है, उद्घोषणा के बाद वो जो अपनी संपत्ति है, उस संपत्ति को वहन कर लेगा या तो उसको डिस्पोज कर देगा समस्त संपत्ति को या उसके किसी भाग को। और दूसरा पॉइंट इसका कहता है कि वो अपनी संपत्ति को जो न्यायालय उद्घोषणा कर रहा है उसके अधिकारिता क्षेत्र से बाहर ले जाएगा। ऐसा अगर न्यायालय को लगता है तो न्यायालय जो सेक्शन 82 के अंदर उद्घोषणा कर रहा है उसी समय उसी के साथ साथ कुर्की का आदेश जारी कर सकता है, इसके पहले पॉइंट में। अब आ गया इसका दूसरा पॉइंट सेक्शन 83 का। इसका दूसरा पॉइंट क्या कहता है, ऐसा आदेश जिस न्यायालय ने जारी किया है, मतलब जिस न्यायालय ने उसकी संपत्ति को कुर्क करने का आदेश जारी किया गया है, उसके लोकल जुरिडिक्शन में अगर मतलब उसके अधिकारी क्षेत्र में उसकी जितनी संपत्ति है, उस आदेश के साथ ही उसकी वो संपत्ति कुर्क मानी जाएगी। लेकिन इसमें एक दूसरी कंडीशन है, अगर उसकी व्यक्ति की संपत्ति जिस न्यायालय ने आदेश जारी किया है उसके अधिकारिता क्षेत्र से बाहर है, किसी दूसरे स्टेट में है, किसी दूसरे जिले में है, तो उसका जो आदेश, न्यायालय का जो आदेश है, उसके ऊपर वहां का जो मजिस्ट्रेट है वो उसको एंडोर्समेंट करेगा, प्रश्नांकित करेगा। जब तक वो प्रश्नांकित नहीं किया जाएगा तब तक वो संपत्ति कुर्क नहीं मानी जाएगी, और वो मजिस्ट्रेट जैसे ही प्रश्नांकित कर देगा वो संपत्ति भी उसकी कुर्क मान ली जाएगी। ये होता है इसका दूसरा पॉइंट। अब इसका सेक्शन का तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट इसका क्या कहता है, यदि उस व्यक्ति की जो संपत्ति है, वो जो संपत्ति है जिसका आदेश दिया गया है, वो संपत्ति ऋण या फिर कोई अन्य किस्म की संपत्ति है। ऋण का कैसे मतलब हुआ, जैसे कि किसी व्यक्ति ने संपत्ति, चलो मान लीजिए कोई फैक्ट्री चला रहा है, या फिर उसने कोई घर ले रखा है, वो होम लोन करवा के ले रखा है, कोई फैक्ट्री चला रहा है, फैक्ट्री पे भी लोन है, तो उसकी अगर कुर्की की जानी है तो वो कैसे की, क्योंकि वो प्रॉपर्टी उस समय तो उसकी है नहीं। अब होम लोन पे घर ले रखा है तो उस पर तो अधिकतर लोन होता है, वो उसकी प्रॉपर्टी तो नहीं हो सकती, बैंक भी तो अपना दावा करती है उसमें। तो वहां पे प्रोसीजर क्या होगा, इसके 4 पॉइंट है। पहला पॉइंट तो क्या है, उस संपत्ति को सीज करके अपने कब्जे में लेके न्यायालय उसको कुर्क कर सकता है। दूसरा, उसके ऊपर रिसीवर नियुक्त कर सकता है। तीसरा पॉइंट है इसका कि जो पीओ घोषित है, उद्घोषित जो अपराधी है वो या उसका किसी भी हितैषी व्यक्ति को उसकी किसी भी प्रकार का लाभ न देने का आदेश जारी कर सकता है न्यायालय। और चौथा पॉइंट इसका ये कहता है कि ये तीनों पॉइंट अभी जो मैंने बताए हैं, कि सीज करने वाला, रिसीवर वाला और उसके हितैषी को कुछ ना देने वाला, इनमें से कोई भी दो तरीकों से न्यायालय क्या है उस संपत्ति को अभिग्रहण कुर्क कर सकता है। क्योंकि अगर फैक्ट्री है, फैक्ट्री में क्या रिसीवर नियुक्त करता है, क्योंकि फैक्ट्री भी वो चलती रहेगी, उससे जैसा लाभ होगा उसी मुताबिक उसका ऋण भी चुकता रहेगा, ये काम भी होते रहेंगे, इस प्रकार से न्यायालय निर्धारित करता है। अब इसका है चौथा पॉइंट। तो चौथा पॉइंट क्या कहता है कि वो जो व्यक्ति जिसकी संपत्ति कुर्क की जानी है, कुर्क की जाने वाली जो संपत्ति क्या है, अचल संपत्ति है, जैसे कि उसका कोई प्लॉट है, उसकी कोई जमीन है, और वो जो भूमि जो है, उसकी जो जमीन है वो क्या है, राज्य सरकार को क्या है उस भूमि से क्या है राजस्व प्राप्त होता है। तो उसकी कुर्की किस प्रकार होनी है, तो उसकी कुर्की क्या है, वहां का जो डिस्ट्रिक्ट का जो कलेक्टर है उसके आदेशानुसार कलेक्टर के माध्यम से उसकी कुर्की की जाएगी। इसका भी वही प्रोसीजर है। फिर उसके बाद उसका उस संपत्ति को कब्जे में लेके रिसीवर नियुक्त करके, या फिर जो पीओ है उससे किसी भी हितैषी को कुछ ना देके, या फिर उन उपयुक्त में से कोई भी दो तरीकों से न्यायालय उस संपत्ति को कुर्क कर सकता है। ये कहता है इसका चौथा पॉइंट। अब है इसका पांचवा पॉइंट। पांचवा पॉइंट क्या कहता है इसका, कि यदि वह संपत्ति जिसको कुर्क करने का आदेश दिया गया है जीव धन है या फिर नष्ट होने वाली है, मतलब तुरंत नष्ट होने वाली संपत्ति है, जैसे कि कोई व्यक्ति है दूध का व्यापार करता है, सब्जी का व्यापार करता है, फल का व्यापार करता है, उसके फल के लदे हुए 5 ट्रक खड़े हैं, दूध से भरा हुआ टैंकर खड़ा है,
तो उस संपत्ति को न्यायालय को सीज करना है। तो अब न्यायालय उसको, वो तो है नहीं कि 6 महीने के लिए 12 महीने के लिए तो उसे कब्जे में रख नहीं सकता, क्योंकि वो संपत्ति नष्ट हो जाएगी। तो वहां पे न्यायालय क्या है, उस संपत्ति को तुरंत बेचने का आदेश दे देगा, और जो भी उससे आगम प्राप्त होगा, जो भी संपत्ति को प्राप्त होगी, वो क्या है, न्यायालय के आदेश के अधीन रहेगी। ये है इसका 5वां पॉइंट। अब लेते हैं इसका 6ठा पॉइंट। तो इसका 6ठा पॉइंट क्या कहता है, 6ठे पॉइंट में ये बताया, जैसे हमने पढ़ा था रिसीवर के बारे में कि रिसीवर नियुक्त कर सकता है। तो रिसीवर का क्या कर्तव्य है, क्या उसका दायित्व है, क्या उसके अधिकार है। तो रिसीवर के अधिकार इसमें बता दिया गया है कि जो सीपीसी है, सीपीसी 1908 की है, उसके जो सेक्शन 5 है, उसके अंदर जो भी अधिकार बताए गए हैं, जो रिसीवर के जो कर्तव्य बताए गए हैं, वो ही रिसीवर के कर्तव्य होंगे, उसी के अनुसार वो अपने दायित्व को निर्वहन करेगा। तो ये है अपनी सेक्शन 83। अब लेते हैं अगली सेक्शन को, सेक्शन 84 को। अब है सेक्शन 84। सेक्शन 84 क्या बताया गया है कि सेक्शन 82, सेक्शन 83 के अंदर जो संपत्ति सेक्शन 83 के अंदर कुर्क कर दी गई है, अब उस संपत्ति के बारे में जो कुर्की हुई है, उस कुर्की के बारे में अगर किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति है, तो उसके वो व्यक्ति दावा करेगा, तो उसका क्या प्रोसीजर होगा, ये सेक्शन 84 में बताया गया है। तो इसमें पहला पॉइंट इसका क्या कहता है, जो संपत्ति सेक्शन 83 के तहत कुर्क की गई है, उस संपत्ति के बारे में 6 महीने के अंदर अंदर कोई व्यक्ति जो पीओ है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, उससे भिन्न है, और वो व्यक्ति आके ऐसा दावा करता है कि वो जो संपत्ति कुर्क की गई है धारा 83 के तहत, उस संपत्ति में उसका दावा है, मतलब उस संपत्ति में उसका कुछ हिस्सा है, या वो पूरी संपत्ति ही उसकी है, इस वजह से वो जो संपत्ति है धारा 83 के तहत क्या है, कुर्क नहीं की जा सकती। तो उसकी जो न्यायालय है, जांच करने के बाद, न्यायालय जांच करवाएगा अपनी तरफ से, जांच करने के बाद उसे जैसा ही लगेगा न्यायालय को कि हाँ उसका दावा ठीक है, तो उसकी अगर पूर्णतया अगर उसकी प्रॉपर्टी पे हक है, चाहे उसका कुछ हिस्से पे कुछ हक है, तो उसको क्या है, वो संपत्ति दे दी जाती है इसके अंदर। तो इसका पहला पॉइंट ये है, ठीक है, नामंजूर किया जा सकता है सेक्शन 1। तो उसकी क्या है, चाहे पूर्णतः चाहे भागता उसे मंजूर या नामंजूर न्यायालय कर देगा। इसके अंदर एक पॉइंट और है कि जिस व्यक्ति ने ये दावा किया है कि उस संपत्ति के अंदर, वो व्यक्ति की अगर उस 6 महीने के दौरान मृत्यु हो जाती है, तो उसका जो भी विधिक पराधिकारी है, वो उसको दावे को आगे जारी रख सकता है। ये कहता है इसका पहला पॉइंट। अब है इसका दूसरा पॉइंट। इसका दूसरा पॉइंट क्या कहता है, जो दावे और आपत्ति जो है जिले के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष किए जाएंगे, और जिस जिले के मजिस्ट्रेट के द्वारा कुर्की के आदेश हैं या प्रश्नांकित किए गए हैं, मतलब ये जो हैं दावे और आपत्तियां उस जिले के सीजीएम के समक्ष की जाएगी, चाहे उस जिले। तो इसमें क्या है, मुख्य मजिस्ट्रेट के जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट है उसके समक्ष ही अपील होती है। इसमें दो चीज होती है, जैसे कि सेक्शन 83 के अंदर संपत्ति को कुर्क का आदेश दिया गया, एक तो न्यायालय ने अपने क्षेत्र के अंदर खुद दे दिया, वो बात खत्म होगी। अगर उस व्यक्ति की संपत्ति दूसरे न्यायालय के अंडर थी, तो दूसरे मजिस्ट्रेट ने उस पर एंडोर्समेंट किया था, तो उस न्यायालय के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष इसकी अपील हो जाएगी। ये कहता है दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट कहता है कि इसकी जो जांच है, जिसकी दावे और आपत्तियों के बारे में जिसको अपील की गई है, वो कोर्ट उसकी जांच करेगा, या फिर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष अगर अपील की गई है, तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चाहे तो किसी भी कोर्ट को इसकी जांच के आदेश दे सकता है। ये कहता है तीसरा पॉइंट। अब है इसका चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट ये कहता है इसका कि जिस व्यक्ति ने दावा किया था या फिर कोई भी आपत्ति जताई, उसको क्या है कि कोर्ट ने नामंजूर कर दिया है। तो उसको नामंजूर कर दिया, तो उस कंडीशन के अंदर जब से वो आदेश दिया गया उसको नामंजूरी का, उसके आगे के 1 साल के अंदर अंदर वो जो व्यक्ति है उसको अधिकार है कि वो की सिविल मुकदमा, मतलब एक नया ही सिविल सूट जारी कर सकता है अपने दावे के बारे में, और जो भी उस मुकदमे के अंदर जो भी आदेश होगा वो निश्चायक सबूत इसमें फाइनल आदेश माना जाएगा। ये कहती है सेक्शन 84। अब लेते हैं सेक्शन 85 को। सेक्शन 85 क्या कहती है, कुर्क की गई संपत्ति को मुक्त करना, बेचना या फिर वापिस करना। अब जो न्यायालय ने संपत्ति कुर्क कर दी, उसके बारे में प्रक्रिया है सेक्शन 85 के तहत कि कैसे अगर कोई व्यक्ति आ गया तो संपत्ति का क्या करना है, नहीं आया तो क्या करना है, लेट आया तो क्या है, वो प्रोसीजर सेक्शन 85 में है। इसका पहला पॉइंट क्या कहता है
जिस व्यक्ति की संपत्ति को कुर्क किया गया है उसे एक निश्चित टाइम दिया जाता है कि तुम 30 दिन के अंदर या इस तारीख को न्यायालय के अंदर पेश हो जाइए, और वो व्यक्ति उस दिए गए समय के अंदर कोर्ट के अंदर पेश हो जाता है तो उस व्यक्ति की जो संपत्ति है उसे वापस कर दी जाएगी। पहला पॉइंट के तहत ये है, अगर टाइम पे आ गया तो कोई इश्यू नहीं है, उसकी संपत्ति वापस मिल जाएगी। नंबर 2, दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि वो व्यक्ति जो दिए गए टाइम के ऊपर नहीं आता है कोर्ट के अंदर, तो वो जो संपत्ति है उसको क्या है, राज्य सरकार के अधीन हो जाएगी और राज्य सरकार उस संपत्ति को बेच सकती है। इसके अंदर भी कंडीशन ये लगी है कि 6 महीने के टाइम, जिस दिन से वो आदेश दिया गया है उस संपत्ति को कुर्क का, उससे 6 महीने तक वेट किया जाएगा, तब तक उस संपत्ति को नहीं बेचा जाएगा। 6 महीने के बाद उस संपत्ति को न्यायालय अपने निर्देशानुसार बेच सकती है। और दूसरा, अगर उस संपत्ति के ऊपर सेक्शन 84 के तहत अगर किसी प्रकार का दावा या आपत्ति कुछ किसी व्यक्ति ने कर रखी है, वो अभी तक सूट चल रहा है, उसका दावा का निर्णय अगर तक नहीं हुआ है, तो जब तक उसका निर्णय नहीं होगा तब तक उस संपत्ति को नहीं बेचा जाएगा। ये कहती है इसका एनक्लोज 2। अब इसका तीसरा पॉइंट क्या कहते हैं कि जिस व्यक्ति की संपत्ति को कुर्क की गई है उस आदेश के 2 साल के अंदर अंदर अगर वो व्यक्ति या तो अपनी मर्जी से न्यायालय के अंदर पेश हो जाता है या फिर उसको किसी भी प्रकार पकड़ के न्यायालय के समक्ष पेश किया जाता है और वो व्यक्ति अपनी अनुपस्थिति को जस्टिफाई कर देता है, मतलब कि मैं जो है ये जो कोर्ट के अंदर अपनी मर्जी से, मतलब मुझे या तो खबर नहीं थी कि इस घोषणा के बारे में, मैं छुपा हुआ नहीं था, मैं न्यायालय के आदेश को मानने के लिए तैयार था, या ये चीज जस्टिफाई कर दे कि मैं छुपा हुआ नहीं था, मैं गिरफ्तारी से बचने के लिए नहीं छुपा हुआ था, तो क्या है उस व्यक्ति की संपत्ति को वापिस कर दिया जाएगा। या फिर अगर उसकी संपत्ति को बेच दिया गया है तो उसका जो भी आगम प्राप्त हुआ था उस आगम में से जो भी खर्चा लगा था न्यायालय का उसे लाने ले जाने में, उस प्रक्रिया में, उस खर्चे को काट कर उस आगम को उस व्यक्ति को दे दिया जाएगा। ये कहती है सेक्शन 85। अब आती है सेक्शन 86। अब 86 क्या कहती है कि जिस व्यक्ति ने यहाँ पे सेक्शन 85 के 3 पॉइंट के तहत 2 साल के अंदर पकड़ा गया था, आया था अपने आप मर्जी से और उसने दावा किया संपत्ति वापस लेने के लिए, कोर्ट ने उसको क्या है नामंजूर कर दिया, तो उस व्यक्ति का क्या अधिकार है, ये सेक्शन 86 देती है कि कुर्क संपत्ति की वापसी के लिए आवेदन नामंजूर होने के आदेश की अपील, अगर उस व्यक्ति को उसकी संपत्ति वापस नहीं मिलती है या फिर उसका जो आगम संपत्ति बेच दी गई है तो उसका जो आगम प्राप्त होना था वो उसे नहीं मिलता है, तो उसकी अपील वो व्यक्ति के पास अधिकार है कि वो उसकी अपील उस न्यायालय में कर सकता है जिस न्यायालय में उस न्यायालय की अपील, जैसे कि जनरल कोर्ट के अंदर उसका मुकदमा था तो वो उस राज्य के हाई कोर्ट के अंदर उसकी अपील कर सकता है, भी उस कोर्ट की अपील किसके खिलाफ, उसके अपर रैंक, या फिर हाई कोर्ट में था तो सुप्रीम कोर्ट में इसकी अपील वो कर सकता है। ये कहती है सेक्शन 86। इसके अंदर कुछ और नई बात है नहीं। तो ये अपना चैप्टर सेक्शन 82 से लेकर 86 है। एक मोटा मोटी तौर पर इसको हम रिपीट और कर लेते हैं कि क्या चैप्टर हमने देखा, क्या नहीं देखा। तो इसमें हमने क्या देखा था, सबसे पहले सेक्शन पढ़ी थी हमने 82 में ये बताया गया कि फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा, मतलब जो कोई व्यक्ति वारंट से बचकर छुप रहा है, वारंट तामील होने की संभावना न्यायालय को नहीं लगती है, तो 82 के तहत न्यायालय उद्घोषणा करता है। उद्घोषणा कैसे करी जाती है वो भी उसमें बताया था कि उसके स्थान पे उसकी वो सार्वजनिक रूप से पढ़ी जाएगी, लोकल अखबार में उसकी एक प्रति छपाई जाएगी, उसके घर के आगे कॉपी लगा देंगे, एक न्यायालय में कॉपी लगा देंगे। तो ये चीज हमने 82 में पढ़ी थी, इसके तहत उद्घोषणा हुई थी। उसके बाद 83 में हमने पढ़ा था कि वो व्यक्ति उद्घोषणा के बावजूद भी अगर नहीं आएगा तो उस व्यक्ति की संपत्ति कुर्क कर ली जाएगी। अगर उस एरिया के अलग उस एरिया में है तो मजिस्ट्रेट का आदेश के साथ ही संपत्ति कुर्क हो जाएगी, दूसरे एरिया में तो उस मजिस्ट्रेट से एंडोर्समेंट के बाद में उसकी संपत्ति कुर्क हो जाएगी। ये हमने 83 में पढ़ लिया था। उसमें 83 में और हमने पढ़ा था कि संपत्ति जो कुर्क का जो आदेश है, अगर संपत्ति ऋण के अधीन है तो उसमें कैसे करेंगे, रिसीवर नियुक्त करेगा, संपत्ति कब्जे में लेगी, या फिर राजस्व भूमि वाली है तो उस पर भी कोई प्रक्रिया अपनाई गई थी। इसमें भी अगर संपत्ति कुर्क का आदेश दिया गया, जैसे कि जीवधन वगैरह था, तो उसको क्या है तुरंत खराब आने वाले को तुरंत न्यायालय बेच भी सकता है। ये हमने पढ़ी थी 83 के अंदर। 83 के बाद हमने सेक्शन पढ़ी थी 84 में हमने क्या पढ़ा था कि जो 84 में जो संपत्ति कुर्क की गई है उसके बारे में दावे और आपत्तियों के बारे में पढ़ा। कोई व्यक्ति दावा करे कि भाई इस संपत्ति में मेरा हिस्सा है या ये संपत्ति मेरी है, तो अगर वो दावा उसका ठीक है, जांच करने के बाद उस संपत्ति को उसको दे दी जाएगी।
या फिर अगर नहीं भी दी जाती है क्या प्रोसीजर है, हमने 84 में पढ़ा था। इसके बाद आ गई 85। 85 में क्या है, जो कुर्क की गई संपत्ति है उसको मुक्त कैसे किया जाएगा, बेचा कैसे जाएगा, ये प्रोसीजर 84 में पढ़ा था। व्यक्ति अगर टाइम पे दिए गए टाइम पे आ गया तो उसको संपत्ति उसे वापिस कर दी, नहीं आता है तो 6 महीने के बाद राज्य सरकार को वो अधीन उसको अधिकार है कि वो संपत्ति को बेच सकता है। अगर कुछ 84 के तहत उस पर दावे आपत्ति चल रही है तो तब तक नहीं बेचा जाएगा, 6 महीने से पहले नहीं बेचा जाएगा। अगर 2 वर्ष के अंदर भी व्यक्ति वो आ जाता है तो उसको अगर दावा करेगा कि मैं इस तरीके से छुप नहीं रहा था तो भी उसका दावा मंजूर किया जा सकता है। 86 में हमने पढ़ा कि अगर उसका दावा मंजूर हो गया, ना मंजूर हो गया तो वो उसकी अपील उसे अपर कोर्ट में कर सकता है। तो ये है दोस्तों अपना चैप्टर सेक्शन 82 से लेकर के 86 तक इतना है।